नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या के 37वें सप्ताह में अंकित पार्ट्स ऑफ लिक्विड कूलिंग सिस्टम पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। पार्ट्स ऑफ लिक्विड कूलिंग सिस्टम, इस टॉपिक में हम आईसी इंजन में प्रयोग होने वाले लिक्विड कूलिंग सिस्टम में कौन कौन सी प्रणाली यूज की जाती है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम में प्रयोग होने वाले कौन कौन से पार्ट्स हैं इत्यादि के बारे में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कूलिंग सिस्टम होता क्या है। जैसा कि आप पूर्व की प्रशिक्षण में जाना होगा कि कूलेंट जो इंजन में उसके सिलेंडर के अंदर बने वाटर जैकेटों में जो सर्कुलेट होता है वह इंजन के हीट को एब्जॉर्ब करता है और उससे इंजन हमारा ठंडा हो जाता है। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम में इस सिस्टम को क्रियान्वित करने के लिए कई पार्ट्सों की आवश्यकता पड़ती है जो एक सीक्वेंस में फिट किए जाते हैं। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में एक हमारा रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर से हमारा जो कूलेंट इंजन से गर्म होके आता है, रेडिएटर के अपर टैंक में प्रवेश करता है, वहाँ से वह नलिकाओं के द्वारा रेडिएटर के लोअर टैंक में आता है, जहाँ से वह वाटर पंप द्वारा इंजन के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। वाटर पंप जो क्रैंकशाफ्ट की पुली द्वारा चलाया जाता है जो एक बेल्ट से कनेक्टेड होती है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम के पार्ट्सों के बारे में जानने से पहले हम यह जानते हैं कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इंजन में लिक्विड कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि एयर कूल सिस्टम में कूलिंग के लिए एयर का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही लिक्विड कूलिंग सिस्टम में कूलिंग के लिए एक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम एयर कूलिंग सिस्टम की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी है। बड़े इंजनों जैसे हमारे 4 व्हीलर जितने भी ऑटोमोबाइल गाड़ियां हैं उसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम ही प्रयोग किया जाता है। सबसे जो बड़ा कारण है लिक्विड कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करने का वह यह है कि यह सभी सिलेंडर, चाहे मल्टी सिलेंडर इंजन है जिसमें एक से ज़्यादा सिलेंडर होते हैं, सभी सिलेंडर और पार्ट्स की एक समान गति से कूलिंग करता है। जो इसका सबसे बड़ा लाभ है कि सभी पार्ट्स और सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर इंजनों में एक एक पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स उसमें क्रियान्वित हो रहे हैं सभी का एक समान गति से कूलिंग करता है। तो सभी की एक समान गति से कूलिंग करने के कारण सभी पार्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कार्य करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसीलिए यह कूलिंग सिस्टम हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल में अत्यधिक रूप से प्रयोग किया जाता है, खासकर बड़े इंजनों में और बड़ी गाड़ियां जैसे आपकी 4 व्हीलर हैं इत्यादि में लिक्विड कूलिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। यह काफ़ी इफेक्टिव है। आइए फिर हम चर्चा करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, मुख्य रूप से कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक एक करके हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। कूलिंग सिस्टम के मेन पार्ट्स, यहाँ पर आप जैसा कि एक फिगर देख रहे हैं यह लिक्विड कूलिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। यहाँ पर आप फ्रंट में एक रेडिएटर देख रहे हैं, रेडिएटर या इसके बगल में रिजर्वायर टैंक है, यहाँ पर अब थर्मोस्टेट वाल्व है, वाटर पंप है, फैन है और ये मल्टी सिलेंडर इंजन के ब्लॉक में जो अलग अलग सिलेंडर हैं इसमें वाटर जैकेट बना हुआ है जिससे हमारा कूलेंट पास करता है। इधर हीटर कॉइल है जो गाड़ी में हीटिंग का कार्य करता है। तो ये हमारा रबड़ का होज पाइप लगा हुआ है जो वाटर पंप और रेडिएटर को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसमें जो मुख्यतः पार्ट्स हैं वह है रेडिएटर, वाटर पंप, फैन, होज पाइप, थर्मोस्टेट वाल्व इत्यादि इसके मेन पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट के बारे में कैसे कार्य करता है, कहाँ पर फिट होता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आप एक एक पार्ट्स के बारे में विस्तृत जानकारी पाएंगे। इस प्रणाली में जो मुख्य पार्ट्स आपने यहाँ पर देखा हुआ है
दबाव टोपी के साथ रेडिएटर, अर्थात रेडिएटर विद प्रेशर कैप, फैन, पंप जिसको वाटर पंप कहते हैं, चौथा है हॉज पाइप, पांचवा है कूलेंट जिसको सुतलक कहते हैं, प्लम्बिंग जो नलिकाओं का जाल होता है, थर्मोस्टेट वाल्व और वाटर जैकेट। ये पूरी प्रणाली पूरे हमारे लिक्विड कूलिंग सिस्टम में एक साथ वर्क करती है। इनका एक कंपोजिशन, इनका एक लिंक आपस में स्थापित किया जाता है, एक के बाद एक सभी अपना इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। आपने कार या 4 व्हीलर गाड़ियों में आपने ये सभी पार्ट्स देखा होगा, कहाँ पर फिट होते हैं ये जानना आवश्यक है, ताकि आप जब भी कभी गाड़ी की कोई सर्विस करें, जिस भी पार्ट की आप सर्विस करना है उसका आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो आगे हम इसके लोकेशन, इसका कार्य प्रणाली, कौन सा पार्ट्स कहाँ पर फिट होता है इत्यादि के विषय में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम रेडिएटर के बारे में जानते हैं। रेडिएटर का मुख्य कार्य है इंजन से प्राप्त शीतलक को ठंडा करना, अर्थात जब हमारा कूलेंट इंजन से बाहर निकलता है तो वह गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्ब किया हुआ है, इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करता है। इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करने से कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब यही कूलेंट हमारे पूरे इंजन में पुनः प्रयोग होगा, क्योंकि आप बार बार नया कूलेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसके लिए आवश्यक है कि इसी कूलेंट को पुनः प्रयोग किया जाए। तो पुनः प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि इस कूलेंट के टेम्परेचर को कम किया जाए, अर्थात ठंडा किया जाए। तो यह कार्य रेडिएटर के द्वारा किया जाता है। रेडिएटर इंजन के फ्रंट में फिट होता है, इसमें मेन रूप से प्रेशर कैप लगा होता है, ताकि हमारा जो कूलेंट है वह बाहर न निकले कार्य प्रणाली के दौरान। एक लोअर टैंक होता है, अर्थात रेडिएटर में ऊपर की ओर अपर टैंक, नीचे की ओर लोअर टैंक और बीच में नालियों का जाल होता है। तो रेडिएटर की बनावट डिजाइन के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है, एक ट्यूबुलर प्रकार का, दूसरा सेलुलर प्रकार का, जिसको मधुकोश मॉडल कहते हैं। यह बनावट के आधार पर, ताकि उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। ट्यूबुलर से ज़्यादा इफेक्टिवनेस हमारा सेलुलर टाइप का होता है, जो मधुकोश, जैसे आप मधु के छत्ते को देखे होंगे, उसी मॉडल का यहाँ पर रेडिएटर का यह कोर बनाए जाते हैं। तो कूलेंट हमारा जैसे ही इंजन से गर्म होकर बाहर निकलता है, वह सबसे पहले रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है। अपर टैंक में जाने के बाद इसका फैलाव किया जाता है। आप रेडिएटर को देखेंगे तो सामने से इसमें कई पतली पतली जालियां होती हैं, जिसमें नलिकाएं बनी होती हैं। इसके फैलाव होने से क्या होता है कि यह हीट ट्रांसफर रेट कूलेंट का बढ़ जाता है, ताकि यह अपनी गर्मी को वातावरण में जल्दी से जल्दी हीट को ट्रांसमिट कर सके। जैसा आप जानते हैं कि अगर आप जैसे चाय का उदाहरण लेते हैं हम, तो चाय आप जब पीते हैं प्याले में, तो वह जब काफ़ी हॉट होता है तो आपको जल्दी से उसको ठंडा करने के लिए आप क्या करते हैं, किसी प्लेट में फैला देते हैं। फैला देने से क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे उसका हीट ट्रांसफर रेट भी बढ़ जाता है और चाय हमारी जल्दी ठंडी हो जाती है। सेम वही प्रोसेस, वही सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है। रेडिएटर से जब अपर टैंक से नीचे हमारा कूलेंट नीचे आता है नलिकाओं के द्वारा, तो उसका फैलाव हो जाता है, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से उसका हीट ट्रांसफर रेट भी बढ़ जाता है और कूलेंट ठंडा होकर के धीरे धीरे रेडिएटर के नीचे टैंक में पहुंच जाता है, जहां से यह वाटर पंप द्वारा कनेक्टेड होता है। लोअर टैंक वाटर पंप जो क्रैंकशाफ्ट की पुली द्वारा ऑपरेट होता है एक बेल्ट के माध्यम से, इस कूलेंट को पुनः खींच करके इंजन के वाटर जैकेट में सर्कुलेट करता है और वहां से यह पुनः उसको ठंडा करते हुए पुनः थर्मोस्टेट वाल्व से होते हुए अपर टैंक में आता है। तो यह प्रणाली लगातार रिपीट होती रहती है और हमारा कूलिंग इंजन की होती रहती है। कूलिंग सिस्टम का अगला महत्वपूर्ण पार्ट है वाटर पंप। यह इंजन के फ्रंट में स्थित होता है, जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया कि वाटर पंप इंजन के क्रैंक पुली द्वारा ऑपरेट होती है, जो एक बेल्ट द्वारा कनेक्टेड होती है। यह इंजन के फ्रंट साइड में लगाया जाता है और यह इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि कूलेंट को इंजन में सर्कुलेट कराना है। इस पंप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा कूलेंट नीचे से इंजन के अपर भाग यानी हेड ब्लॉक तक पहुंचता है, तो नीचे से ऊपर तक जाने के लिए उसको एक अलग से फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यह फोर्स हमारा पंप प्रोवाइड करता है।
तो वाटर पंप का मेन कार्य यह है कि यह कूलेंट को इंजन के अपर पार्ट तक पहुंचाना है और यह पूरी प्रणाली को बनाए रखता है विद प्रेशर के साथ ही। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम का यह एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है, वाटर पंप होता है। वाटर पंप रेडिएटर के नीचे टैंक को आपस में एक होज पाइप द्वारा जोड़ा जाता है, यानी वाटर पंप और रेडिएटर के निचले टैंक को आपस में एक होज पाइप के द्वारा जोड़ा जाता है, जहां से कूलेंट ठंडे कूलेंट को यह पंप करके इंजन के अपर पार्ट तक पहुंचाता है। अगला महत्वपूर्ण पार्ट है थर्मोस्टेट वाल्व। जैसा कि आप इसके नाम से समझ गए होंगे, यह एक वाल्व के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह इंजन को जल्द से गर्म करने की अनुमति देता है और फिर इंजन को निरंतर तापमान पर रखता है। आप जानते होंगे कि इंजन को वर्क करने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर या एक रेंज टेम्परेचर में कार्य करना होता है, जिसमें वह अपनी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करता है। तो इसके लिए यह जरूरी है कि इंजन का टेम्परेचर एक लिमिट तक बना रहे। हमको कूलिंग में यह ध्यान रखना है कि इंजन को न तो अत्यधिक गर्मी की ज़रूरत है, न तो अत्यधिक कूलिंग की ज़रूरत है। तो हमारी कूलिंग प्रोसेस भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी आवश्यकता है। एक लिमिट से नीचे अगर कूलिंग होती है तो वह भी इंजन के लिए नुकसानदायक है और जिससे इंजन की कार्य क्षमता प्रभावित होगी। तो इंजन में एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है, जिसका मुख्य कार्य है कि इंजन को जल्दी से गर्म करना। अर्थात जब इंजन को आप स्टार्ट करते हैं तो उस समय सर्कुलेशन में जो कूलेंट हमारा पूरे इंजन में भरा होता है, उसका सर्कुलेशन यह रोक देता है, यह रास्ते को ब्लॉक कर देता है। रोकने से क्या होता है कि इंजन का जो टेम्परेचर है वो जल्दी इंक्रीज करेगा, तो अपने वर्किंग टेम्परेचर तक वह जल्दी पहुंच जाएगा, जिससे हमारा इंजन प्रॉपर वर्क करेगा और एक रेंज तक बनाए रखेगा। जैसे ही टेम्परेचर 70 डिग्री तक पहुंचता है, यह वाल्व को धीरे धीरे ओपन करने लगता है और 80 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते यह वाल्व को पूरी रूप से खोल देता है। पूरी रूप से खोलने से हमारी कूलिंग प्रोसेस पूर्ण रूप से शुरू हो जाती है और इंजन का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस थर्मोस्टेट वाल्व के द्वारा ही यह डिसाइड होता है कि हमारा टेम्परेचर एक रेंज में बना रहे। जब भी थर्मोस्टेट वाल्व कार्य करना बंद कर देगा, गाड़ी का टेम्परेचर, आपके व्हीकल जो भी गाड़ी आप यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो हीटिंग होने का एक यह भी मेन रीज़न है कि थर्मोस्टेट वाल्व आपका कार्य नहीं कर रहा हो, थर्मोस्टेट वाल्व बंद है, जिससे हमारी सर्कुलेशन प्रणाली सही से न कार्य कर रही हो। तो थर्मोस्टेट प्रणाली में दोष आ जाने के कारण इंजन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब भी कभी आपकी गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक रीज़न उसका यह भी हो सकता है कि थर्मोस्टेट वाल्व सही ढंग से कार्य न कर रहा हो, उसमें दोष आ गया हो। तो आपको थर्मोस्टेट वाल्व को भी चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आपको गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे या गाड़ी का टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है बार बार, तो कहीं ना कहीं उसका एक दोष यह भी होगा कि हो सकता है कि थर्मोस्टेट वाल्व सही से कार्य न कर रहा हो। दूसरे भी अन्य कारण हो सकते हैं। उन कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है कि वाल्व हमारा समय से ओपन न हो रहा हो, समय से बंद न कर रहा हो, अर्थात हमारी थर्मोस्टेट वाल्व में दोष आ गया हो। तो इसको चेक करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आप इसको चेक करेंगे, अगर दोष है तो उसको रिमूव करेंगे, फिर आपका इंजन प्रॉपर वर्क करने लगेगा, कूलिंग प्रणाली हमारी सही ढंग से कार्य करने लगेगी। थर्मोस्टेट वाल्व हमारा इंजन से निकलने के पश्चात होज पाइप द्वारा और रेडिएटर के अपर टैंक दोनों के मध्य में यह स्थित होता है। अर्थात आप इंजन से जो कूलेंट बाहर निकलता है वहाँ से और रेडिएटर के अपर टैंक में जाने वाले रास्ते के बीच में फिट होता है। अर्थात यह जब वाटर हमारा यानी कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तब यह वहाँ से इसका वाल्व के द्वारा खोल देता है और वह रेडिएटर के अपर टैंक में पहुँच जाता है। तो इसकी पोजीशन आप समझ गए होंगे कि थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ पर फिट होता है और यह कैसे कार्य करता है, कार्य करने का सिद्धांत क्या है इत्यादि के बारे में आप समझ गए होंगे। अगला जो पार्ट्स है लिक्विड कूलिंग सिस्टम में वह है फैन। फैन आपने इंजन के फ्रंट में देखा होगा। इसका मुख्य कार्य है यह रेडिएटर से हवा को खींचता है और इंजन की ओर फेंकता है। अर्थात इसका जो डायरेक्शन है हवा को खींचने का, यह रेडिएटर की तरफ से इंजन की ओर होता है। यह सामने की ओर लगा होता है जो एक बेल्ट द्वारा
क्रैंक पुली से कनेक्टेड रहता है, अर्थात क्रैंक पुली के द्वारा ही फैन हमारा चलता है। आजकल की जो लेटेस्ट कारें हैं उसमें इस फैन में सेंसर लगा होता है, अर्थात जब हमको कूलिंग की आवश्यकता होती है तभी हमारा फैन चलता है, नहीं तो पूरा फैन बंद रहता है। अगला जो पार्ट्स है लिक्विड कूलिंग सिस्टम का वह है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग क्या है? यह पंप, इंजन ब्लॉक, सिलेंडर हेड को आपस में जोड़ता है, अर्थात जो कूलेंट सर्कुलेट होता है वह जिस पाथ को फॉलो करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में कैसे पहुंचता है, तो आपस में यह लिंकेज प्रदान करता है। तो कूलेंट के जाने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में जो इसमें एक प्लम्बिंग की जाती है, पाइपों का जाल बिछाया जाता है कि एक पाइप से दूसरा पार्ट्स कनेक्टेड होता है, तो यही कनेक्शन हमारा प्लम्बिंग कहलाते हैं, जिसको नलकारी कहते हैं। तो प्लम्बिंग का डायरेक्शन हमारा वाटर पंप से इंजन ब्लॉक, ब्लॉक से सिलेंडर हेड, फिर यह रेडिएटर के साथ आपस में जुड़ा होता है। तो प्लम्बिंग के बारे में आप समझ गए होंगे कि प्लम्बिंग का क्या कार्य है। अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है वह है कूलेंट। यह पूरे कूलेंट प्रणाली के दौरान विशेष रोल अदा करता है। इसका मुख्य कार्य है इंजन को ठंडा करना, इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करके यह इंजन को ठंडा करता है। सभी मोटर गाड़ियों में लगभग आजकल की जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल हैं, चाहे वो आपकी 4 व्हीलर कार हो, चाहे 4 व्हीलर बस हो या ट्रक हो, उसमें कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। जो कूलेंट हमारा पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल का 50-50 के रूप में मिक्सचर को तैयार करके उपयोग किया जाता है, अर्थात कूलेंट हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर को 50-50 अर्थात आधे आधे के अनुपात में आधा भाग हमारा पानी, आधा भाग कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट को हम एंटीफ्रीज सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं, अर्थात कूलेंट को आप दूसरा नाम कौन सा है? एंटीफ्रीज सॉल्यूशन। फ्रीज का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे हमारा वाटर है बर्फ बन जाता है, एंटी का मतलब जो बर्फ न बने, अर्थात इसमें यह गुण होता है कि हमारा जो कूलेंट है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमे नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि देश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशन पर जो हमारी टेम्परेचर है वह बदलता रहता है। भारत के ही अनेक राज्यों में टेम्परेचर में काफ़ी अंतर पाया जाता है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्यादि के क्षेत्रों में टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, और आपके ये उत्तर प्रदेश में जहाँ पर टेम्परेचर सामान्य बना रहता है, यहाँ 20 से 40 डिग्री 45 डिग्री यही टेम्परेचर का रेंज होता है, ठंडी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हीकल को इन सभी टेम्परेचर पर कार्य करना है, तो एक ऐसे कूलेंट की ज़रूरत होगी जिसमें न जमने का गुण हो और जल्दी बॉयल होने का भी गुण न हो। तो कूलेंट का यह विशेष गुण होता है कि वह एंटी फ्रीज हो, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर वह जमे नहीं। तो जो भी कूलेंट हम प्रयोग करते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। पहला, वह गैर विषाक्त हो, अर्थात नॉन टॉक्सिक हो, मतलब जहरीला ना हो, पानी में आसानी से घुलनशील हो। पानी में आसानी से घुलनशील का मतलब है कि जब हम इसका मिक्सचर तैयार करें तो यह एक दूसरे में आसानी से डिजॉल्व हो जाए। जैसे आप अगर आयल लेते हैं और पानी लेते हैं तो दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होती हैं। आप जब भी दोनों को मिक्स करेंगे तो इसमें जो आयल है वो हमारा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होती है। तो अर्थात जो मिक्सचर हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, जो कूलेंट प्रयोग करेंगे, वह वाटर में इजीली डिजॉल्व होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है इसका, जंग विरोधी, एंटी रस्ट होना चाहिए, अर्थात इसके प्रयोग से हमारे जो पार्ट्स हैं जहाँ जहाँ पर कूलिंग होगी उसमें जंग नहीं लगना चाहिए। आप पहले की गाड़ियों में जब वाटर प्रयोग किया जाता था, या आज भी लोग जो कूलेंट के स्थान पर वाटर प्रयोग करते हैं, तो उसमें इंजन में रस्ट लगने की शिकायत आती है, जिससे हमारा इंजन खराब हो सकता है। इसमें जहाँ जहाँ भी कूलिंग होती है, आपके इंजन हेड है, वाल्व इत्यादि में भी जंग लग सकती है। तो जंग के कारण हमारा कार्यप्रणाली बाधित होती है, इंजन की क्षमता घटती है, इंजन की लाइफ घटती है। तो रस्ट से बचाने के लिए हम वाटर के स्थान पर कूलेंट का प्रयोग करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है वह है वाटर जैकेट। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि वाटर जैकेट कहाँ पर फिट होता है। इंजन की जब डिज़ाइन की जाती है
तो कूलेंट के पासेस करने के लिए इन डिजाइन के समय ही जो मल्टी सिलेंडर अगर इंजन है तो इसके चारों तरफ, हर एक सिलेंडर के चारों तरफ एक रास्ता प्रदान किया जाता है ताकि वहाँ पर कूलेंट हमारा सर्कुलेट हो सके। तो इसी गैप को, इसी रास्ते को जो प्रदान किया जाता है उसे ही वाटर जैकेट कहते हैं। यह सिलेंडर हेड, वाल्व सीट आज के आसपास प्रदान किया जाता है, मतलब जितने भी कूलिंग होने वाले पार्ट्स हैं उसके आसपास यह प्रदान किया जाता है ताकि हमारा कूलेंट वहाँ पर जाके सर्कुलेट हो और हमारा कूलिंग प्रभावी ढंग से कार्य करे। तो वाटर जैकेट हमारा सिलेंडर हेड, वाल्व सीट इत्यादि के आसपास प्रदान किया जाता है जिसमें हमारा कूलेंट सर्कुलेट होता है और उस पार्ट्स को वह कूलिंग प्रदान करता है। तो वाटर जैकेट के माध्यम से इसमें एक शांत फ्लो यानी साइलेंट फ्लो होता है जो सभी पार्ट्स को कूल करते हुए उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वह बाहर निकल करके रेडिएटर के अपर टैंक में प्रवेश करता है। अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है वह है होज पाइप। होज पाइप का कार्य है, यह वाटर पंप और रेडिएटर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है और ऊपर इंजन का अपर टैंक और जो थर्मोस्टेट वाल्व है उसको भी आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यह लचीली होती है, रबड़ का बना होता है। लचीली होने से फ़ायदा यह है कि जब भी हमारे ऑटोमोबाइल या व्हीकल किसी ऐसे रास्ते पर चलती है जो उबड़ खाबड़ हो, जिसमें ऊपर नीचे हो, तो उससे क्या होता है जब भी इंजन में झटका लगे तो ये पार्ट्स आपस में एक दूसरे से बचे रहें, एक दूसरे में झटके लगने से बचे रहें, एक दूसरे की लिंकेज प्रणाली काटने टूटने से बच जाए। तो लचीला रबड़ होने से यह फ़ायदा है कि यह फ्लेक्सिबल होता है और यह किसी भी रास्ते पर ऊपर नीचे हो, चाहे प्लेन रास्ता हो, सभी पर कार्य करता रहता है और हमारा कूलिंग प्रणाली प्रभावित नहीं होगी। तो होज पाइप का मुख्य कार्य है वाटर पंप और रेडिएटर को आपस में जोड़ना। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में जो प्रणाली यूज की जाती है आजकल के ऑटोमोबाइल या व्हीकल में वह है पंप सर्कुलेशन सिस्टम। पंप सर्कुलेशन सिस्टम यह आजकल की सभी गाड़ियों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारे कूलेंट को एक वाटर पंप द्वारा रेडिएटर के निचले हिस्से से खींच करके इंजन के अपर हिस्से तक पहुंचाया जाता है। अपर हिस्से अर्थात इंजन के हेड जहां पर वाल्व इत्यादि की यह कूलिंग करता है, वहां से यह इसके हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर निकल के रेडिएटर के ऊपरी टैंक में वापस आता है और यह विकिरण विधि द्वारा अपनी गर्मी को खो देता है। इस विधि का प्रयोग अक्सर कार, ट्रक, ट्रैक्टर अर्थात जो मल्टी सिलेंडर इंजन है, 4 व्हीलर गाड़ियाँ इत्यादि में यही पंप सर्कुलेशन सिस्टम कूलिंग प्रणाली प्रयोग की जाती है। हमने आपको बताया कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम 4 व्हीलर गाड़ियों में मल्टी सिलेंडर इंजन में क्यों प्रयोग किया जाता है या इस सिस्टम में ज़्यादा प्रभावी ढंग से कार्य करता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम की कूलिंग द्वारा सभी पार्ट्स का एक समान गति से कूलिंग होता है, जो कि हमारा एयर कूलिंग सिस्टम में नहीं हो पाता था। तो इसमें सभी पार्ट्स का एक समान गति से कूलिंग होने से सभी पार्ट्स एक समान गति से कूल्ड होते हैं और वह अपनी बेस्ट एफिशिएंसी के साथ सभी पार्ट्स कार्य करते हैं और उसमें जो भी क्रिया बनती रहती है वह ज़्यादा प्रभावी होती है। एडवांटेज ऑफ लिक्विड कूलिंग सिस्टम, तरल शीतलन प्रणाली के लाभ। इसका जो लाभ है, सबसे पहला लाभ यह है कि यह सिलेंडर की समान शीतलन और सिलेंडर हेड वाल्व की समान शीतलन करता है, अर्थात यह सभी सिलेंडर हेड, वाल्व इत्यादि की समान दर से कूलिंग करता है और यह इंजन एयर कूल की तुलना में कम शोर वाला होता है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें एक वाटर जैकेट बना होता है जिसमें हमारा लिक्विड सर्कुलेट करता है। तो लिक्विड एक शॉक एब्जॉर्बेंट का भी कार्य करता है। यह इंजन के पार्ट्स के आपस में जो घर्षण के कारण नॉइज होता है, वाइब्रेशन होता है, उसके नॉइज को यह एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। इसलिए लिक्विड कूल सिस्टम हमारा एयर कूल सिस्टम की तुलना में कम शोर करता है। आपने देखा होगा कि जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं वह बाइक की अपेक्षा कम आवाज़ करती हैं और बहुत साइलेंटली वर्क करती हैं। तो उसके पीछे का सिद्धांत यही है कि इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जो शॉक एब्जॉर्बेंट का कार्य करता है। इस प्रणाली के लाभ के अलावा कुछ नुकसान भी हैं।
इसमें जो वाटर पंप होता है वह काफ़ी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि वाटर पंप हमारा क्रैंकशाफ्ट की पुली द्वारा जो एक बेल्ट से ऑपरेट होती है वह चलती है। तो जब भी इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन के पावर का एक पार्ट्स वाटर पंप को चलाने में खर्च हो जाता है, जो कहीं ना कहीं इसकी इफिशियंसी माइलेज को प्रभावित करता है। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वह यह है कि इसमें इंजन की पावर का, जो इंजन के अंदर पावर डेवलप होती है उसके एक पार्ट्स हमारा वाटर पंप को चलाने में खर्च हो जाता है। दूसरा जो इस सिस्टम का ड्रॉबैक है वह यह है कि इसका अधिक रखरखाव और देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। एयर कूलिंग की अपेक्षा इसमें बहुत सारे अलग से पार्ट्स ऐड किए जाते हैं इस कूलिंग प्रणाली को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए। तो जितने अधिक पार्ट्स होंगे उसका रखरखाव और मेंटेनेंस भी उतना ज़्यादा पड़ेगा। हमारा रेडिएटर, उसको भी समय समय पर सर्विस की ज़रूरत होती है, इंजन को फ्लशिंग करने की ज़रूरत होती है, कूलेंट को बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं यह खर्चे को, हमारे जो इंजन की कास्ट है उसको भी प्रभावित करती है और कस्टमर के जेब पर भी भारी पड़ती है। तो इसका ड्रॉबैक यह है कि यह एयर कूलिंग इंजन की अपेक्षा इसमें खर्च ज़्यादा है, इसका केयर और मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। तो पार्ट्स अधिक होने के कारण इसका खर्च भी ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर आपने लिक्विड कूलिंग सिस्टम के लाभ और हानि दोनों के बारे में जाना। दोनों किस प्रकार से एयर कूल सिस्टम की तुलना में ज़्यादा यूजफुल है, या जो एयर कूल सिस्टम के कंपैरिजन में इसमें क्या नुकसान है, दोनों के विषय में आपने यहाँ पर जाना। तो आज के इस प्रशिक्षण में आपने मुख्य रूप से जाना कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम में कौन कौन से मुख्य पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स के बारे में जाना, उसकी सभी पार्ट्स की कार्यप्रणाली के बारे में जाना, सभी पार्ट्स कहाँ पर फिट होते हैं, उसमें इंजन में लोकेशन क्या है उनकी फिटिंग की, यह जाना। लिक्विड कूलिंग सिस्टम के लाभ क्या हैं, लिक्विड कूलिंग सिस्टम के नुकसान क्या हैं, दोनों प्रणाली में आपने क्या अंतर है यह जाना। एयर कूल सिस्टम और लिक्विड कूलिंग सिस्टम में मेन अंतर क्या है, दोनों की वर्किंग प्रणाली में क्या डिफरेंसेस हैं, इत्यादि के बारे में आपने इस प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उपर्युक्त टॉपिक से संबंधित आप महत्वपूर्ण जानकारी के लिए यहाँ पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप इंटरनेट की मदद से आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, पीसी में इत्यादि में इंटरनेट की एक्सेस की मदद से इस दिए गए साइट पर लिंक पर जा करके आप इस प्रयुक्त टॉपिक पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो साइट्स हैं वह bharatskills.gov.in पर, यहाँ पर आप इस टॉपिक से संबंधित वीडियो और पीडीएफ वर्जन में फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in/upload/unit 5 PDF पर आप PDF वर्जन में इस फाइल को प्राप्त कर सकते हैं और अन्य जानकारी यहाँ से रीड कर सकते हैं। आप नेफ्टेल की वेबसाइट जो IIT द्वारा डिजाइन की हुई है, इस पर वीडियो और PDF वर्जन में महत्वपूर्ण टॉपिक और इस टॉपिक से भी संबंधित कंटेंट मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो इन वेबसाइटों को आप इंटरनेट की मदद से एक्सेस करें। इस टॉपिक से संबंधित और अन्य टॉपिक से संबंधित भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी जानकारी दी हुई है, आप अपने जिज्ञासा के अनुसार उन जानकारी को इन साइटों पर इंटरनेट की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने आपको पार्ट्स ऑफ लिक्विड कूलिंग सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।